जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोनू स्टडी करेल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत कक्षा 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 29 नवंबर को ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं और वीडियो को एंड तक बात करना है, चाहे आप इसकी स्पीड बढ़ाकर ही देख सकते हो और लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब और क्यों आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब और क्यों आई, तो इसका उत्तर होगा सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया। तो समझ आ गया होगा कि कंपनी भारत में कब और क्यों आई। तो इसका उत्तर हमने देख लिया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट ने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो कब की थी? 1664 ईस्वी में। और फ्रांस के सम्राट ने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, 10 वर्षों के विकास का एक प्रारूप किसने प्रस्तुत किया। तो 10 वर्षों का विकास का एक प्रारूप किसने प्रस्तुत किया। तो सन 1934 ईस्वी में कर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी, उनकी पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया में सुनियोजित विकास के माध्यम से 10 वर्षों के विकास का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। तो किसने किया? तो एम विश्वेश्वरैया ने। कब किया? 1934 ईस्वी में। और अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया में सुनियोजित विकास के माध्यम से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू किसको आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बताया। तो आर्थिक नियोजन को राष्ट्र विकास की रीढ़ की हड्डी बताया। तो जवाहरलाल नेहरू ने किसको रीढ़ की हड्डी बताया? आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी, तो आर्थिक नियोजन को। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जनतांत्रिक नियोजन किसे कहते हैं। जनतांत्रिक नियोजन किसे कहते हैं? तो नेहरू ने भारत में नियोजन की बात जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत की, अतः नेहरू द्वारा पल्लवित यह आर्थिक नियोजन जनतांत्रिक नियोजन कहलाता है। नेहरू ने भारत में नियोजन की बात जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत की, अतः नेहरू द्वारा पल्लवित यह आर्थिक नियोजन जनतांत्रिक नियोजन कहलाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग का गठन संविधान के 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया। योजना आयोग का गठन संविधान के 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया। तो वह 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? तो हम तीनों सिद्धांतों को देखेंगे। तो पहला, भारत के सभी नागरिकों, स्त्री और पुरुषों का जीवन निर्वाह के समस्त साधनों पर समान अधिकार है। तो भारत के सभी नागरिकों, स्त्री और पुरुषों का जीवन निर्वाह के समस्त साधनों पर समान अधिकार है। दूसरा, सभी भौतिक साधनों का उपयोग व वितरण इस प्रकार हो कि वह आम लोगों की प्रगति का माध्यम बने। तो सभी भौतिक साधनों का उपयोग व वितरण इस प्रकार हो कि वह आम लोगों की प्रगति का माध्यम बने। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास कैसे भी पूंजी के विकेंद्रीकरण का कारण न बनाकर आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम बने। तो ये हो गए तीनों सिद्धांत। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी हमारी, तो उसके उद्देश्य क्या क्या थे तो देखेंगे इसमें। तो पहला उद्देश्य था प्रथम योजना में स्थापित संस्थाओं का विकास करना तथा इन संस्थाओं में होने वाले शोध को भारत के विकास के उपयोग में लिया जाना। तो पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य बात करें, औद्योगिक तथा तकनीकी विकास को प्राथमिकता देना। औद्योगिक तथा तकनीकी विकास को प्राथमिकता देना। तो दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें फिक्स था कि औद्योगिक को और तकनीकी को ही प्राथमिकता देना है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो वह दी गई थी कृषि को। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? औद्योगिक तथा तकनीकी विकास को। आगे बात करें, तीसरा उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि जिससे जीवन स्तर को सुधारा जा सके। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि जिससे जीवन स्तर को सुधारा जा सके। और चौथा है आय एवं संपदा के वितरण में असमानता का अंतर को कम करना। आय एवं संपदा के वितरण में असमानता के अंतर को कम करना। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा,
योजना आयोग को मुख्य कार्य सौंपे गए। जो योजना आयोग था उसको मुख्य कार्य कौन कौन से सौंपे गए थे? तो देश को भौतिक पूंजी एवं मानव संसाधनों का आकलन कर उनमें वृद्धि की संभावनाएं तलाश करना, देश के संसाधनों के प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु योजना बनाना, और तीसरा सौंपा गया था योजनाओं के क्रियान्वयन की प्राथमिकताओं और उनके चरणों का निर्धारण करना, और चौथा है आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना, पांचवा प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र की प्रकृति का निर्धारण करना, और छठा आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने या केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित अनुशंसा करना। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है पंचशील के 5 सिद्धांत। जो पंचशील है उसके 5 सिद्धांत, तो 5 सिद्धांत देख लेते हैं हम। तो पहला सिद्धांत है सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। जो सभी देश है उन देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता है उनका सम्मान करना। दूसरा है दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। जो दूसरे देश है उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। और तीसरा है दूसरे देश पर आक्रमण न करना। पंचशील के 5 सिद्धांत है उसमें से तीसरा है दूसरे देश पर आक्रमण न करना। और चौथा है परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और पांचवा है, आगे देखते हैं, पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में नेहरू जी ने क्या कहा? तो नेहरू जी ने जो विज्ञान कांग्रेस के 47वें अधिवेशन है उसमें क्या कहा था? तो इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विज्ञान में मेरी रुचि इसके प्रयोग से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों से भी है। एक विकासशील देश के रूप में हमें राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान विज्ञान का प्रयोग किए बिना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास यात्रा में जितना विज्ञान ने मानव जीवन को प्रभावित किया है उतना किसी और चीज ने नहीं किया है, तथा विज्ञान को किसी देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान किसी एक देश का न होकर पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए है। तो नेहरू जी ने यह जो विज्ञान कांग्रेस में जो विज्ञान का वो था सभा उसमें कहा था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के कार्यों में मुख्य परिवर्तन। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उससे कंपनी के कार्यों में मुख्य परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो पहला है इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर, तो ये गवर्नर अलग है और गवर्नर जनरल ये अलग है। तो इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर है ना, तो गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस प्रकार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो एक ये भी होगा कि बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। तीसरा, इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी। कोलकाता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया गया और उसे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध एवं शांति के मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 12वां है 1786 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। 13वां क्वेश्चन है साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927। तो 1911 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीयों ने इसका विरोध किया
आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई और साइमन कमीशन द्वारा डोमेनियन दर्ज की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने सन 1929 ईस्वी में के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 14वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमेनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। और इसका दूसरा है, इसमें भारत को क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में दो दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। और इसका तीसरा है, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। चौथा है, भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराज्यत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। और पांचवा है, भारतीय रियासत इन दोनों में से किसी में शामिल हो सकती है। जो भारतीय रियासत है वो भारत और पाकिस्तान इन दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकती हैं, ये दोनों स्वतंत्र थी। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करने चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप उस टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।